हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस भूगोल के क्लास में। आज हम इस क्लास में जो है वो बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमारी श्रृंखला चल रही है ज्योग्राफी रिवीजन की, जो हम बीपीएससी की जो घटना चक्र की बुक है उससे जो है ये क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के द्वारा बिहार के किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये हम उन सभी को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में ये हमारी 10वीं क्लास होने वाली है। अगर आप लोगों ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा इतिहास, पॉलिटी, हिस्ट्री और जो हमारी साइंस की भी क्लासेज हैं वो भी लगातार जो है, और ईवीएस के साथ साथ सारी क्लासेज जो हैं वो लगातार हमारे चैनल पर जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेज का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके क्लासेस को देख सकते हैं और सारी क्लासेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसके लिए आपको देखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको डेली क्लास की पीडीएफ और महत्वपूर्ण अपडेट और ई बुक जो है वो हम वहाँ पे टाइम पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। देखिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है वो सड़क परिवहन से होने वाला है और आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल तकरीबन लंबाई कितनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है वो 2001 का था और 2001 तक जो थे वो भारत में 64 हाईवे, नेशनल हाईवे और 40,000 किलोमीटर उनकी कुल लंबाई थी। लेकिन अब ये आंकड़े बदल गए हैं और अब जो है 2024 के अनुसार जो है भारत में जो है वो लगभग 599 नेशनल हाईवे हैं। कितने? 599 नेशनल हाईवे हैं, जिनकी कुल किलोमीटर संख्या कितनी है? 1,46,000 और 195 किलोमीटर। ये लगभग टोटल लेंथ है किसमें? जो भारत में हमारे नेशनल हाईवे हैं इनकी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 599 टोटल नेशनल हाईवे हैं और इनकी जो लंबाई है वो 1,46,195 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, देखिए इसमें जो आंकड़ा दिया गया है आपको वो 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी बताई गई है? तो 1,44,995 किलोमीटर। लेकिन अब कितने हो गए हैं? तो 1,46,195 किलोमीटर हो गए हैं। और हमारा जो टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं, टोटल एनएच कितने हैं? तो 599। ये भी याद रखिएगा, 599। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये क्या करता है? तो ये जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं ये हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऐसे एक चतुर्भुज के रूप में निर्माण होता है इसका। जैसे ये रोड बनती हैं, ये मुंबई से दिल्ली और चेन्नई से कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई, कोलकाता को ये जोड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुंबई हो जाएगा, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो चेन्नई हो जाएगा और यहाँ पे कोलकाता हो जाएगा। तो ये ऐसी सड़कें हैं जो चारों महानगर को जोड़ती हैं, मतलब बड़े बड़े शहरों को जोड़ती हैं। और इनका जो आकार बनता है वो कुछ चतुर्भुज के आकार में बनता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। किसको किसको जोड़ती है? तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, याद रखिएगा। देखिए आपसे 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई कितना है ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 5,846 किलोमीटर है, 5,846 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण गलियारा जिसे जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, एक मैं छोटा सा मैप बना देता हूँ, एक केवल हमारा जो है वो शाइन के रूप में हो जाएगा। मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ लेकिन आपके जानने के लिए मैं बना देता हूँ। ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है? यहाँ हमारा कन्याकुमारी है, और यहाँ जो हमारा है वो हमारा श्रीनगर है। ठीक है, तो श्रीनगर से जो हमारा कन्याकुमारी को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। और ये कौन सा नेशनल हाईवे? तो ये नेशनल हाईवे NH44 है, NH44 इसको बोलते हैं। ये जो है वो भारत का सबसे लंबा जो है नेशनल हाईवे है। ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। किसको किसको जोड़ता है? तो ये किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा भी इसको बोलते हैं,
कहाँ से, श्रीनगर से लेकर ये कन्याकुमारी को जोड़ता है। और एक हमारा जो है वो दक्षिण पश्चिम पूर्व पश्चिम गलियारा भी है, मैं उसको भी बता देता हूँ आपको, 1 मिनट लगेगा। देखिए जो उत्तर पश्चिम वो हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये कहाँ से, तो गुजरात के पोरबंदर से ये असम के जो है वो सिलचर तक जाता है। कहाँ तक, असम के सिलचर तक, याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और ये कौन सा नेशनल हाईवे है, तो NH-27 है, ये भी याद रखिएगा। NH-27 के माध्यम से जुड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। मैंने आपको दोनों बता दिया। जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो NH-44 के माध्यम से कहाँ तक है, तो श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। और हमारा जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो कहाँ से शुरू होता है, तो वो हमारा गुजरात के पोरबंदर से जो पश्चिम में है और असम के सिलचर तक जो है वहाँ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है ये NH-27 से जो है वो जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि भारत का 40% जो सड़क परिवहन होता है वो किससे होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग से कि राजकीय राजमार्ग से या जिला मार्ग से या ग्रामीण सड़कों से। तो आपको बताना है ये किससे होता है, तो ये जो होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। कितना होता है, तो 40% से अधिक होता है। ठीक है, अब तो ये आंकड़े काफ़ी बढ़ गए होंगे। ठीक है, अभी जो नेशनल हाईवे की संख्या है वो कितना हो गई है, 599। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी भी जो है वो सबसे ज़्यादा जो सड़क परिवहन होता है वो नेशनल हाईवे के द्वारा ही होता है। तो याद रखिएगा ए विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है कितना थी, 1,32,000। अभी कितना है मैंने आपको बताया, तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि लगभग 1,46,195 किलोमीटर है। जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2.09% है, किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात जो है, ट्रांसपोर्ट जो है वो राजमार्गों के द्वारा ही होता है। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,44,995 है। ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए मैंने आपको बताया था और आप गलत मत करिएगा, एकदम से सही आंसर दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 चरम स्थान पूर्व और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पूर्व और पश्चिम गलियारा किसको किसको जोड़ता है और उत्तर और दक्षिण गलियारा जो है वो किसको किसको जोड़ता है। तो ये आपका BPSC स्कूल टीचर 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम में पूछा गया। कब पूछा गया, 8/12/2023 को। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि पूर्व में हमारा क्या है, तो पूर्व में हमारा आता है सिलचर कहाँ है, असम में है। ठीक है, और पोरबंदर जो है ये हमारा गुजरात में है। तो ये जो है सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ये सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये इसे ही कहते हैं। देखिए पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। और पूर्वी पश्चिमी गलियारा तथा उत्तर दक्षिण गलियारा जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है रेल परिवहन से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था, तो 1853 में। ठीक है, कहाँ के से कहाँ तक पहली ट्रेन चली थी ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहली जो रेल चली थी भारत में वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर 1853 में चली थी, और वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में चली थी ये आप सभी को जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए अगला हमसे देखिए जो सवाल ये पूछा गया था वो 44वीं BPSC प्री 2000 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो पहली ट्रेन चली थी वो भारत में वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। हमारा अगला सवाल है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। अब देखिए स्मॉल गेज इसमें जो होता है, एक होता है मीटर गेज, उसके बाद ब्रॉड गेज और आपका स्मॉल गेज होता है। तो ये याद रखिएगा, इसमें छोटी लाइन और बड़ी लाइन और मीटर गेज 3 प्रकार की लाइनें जो होती हैं वो रेल गेज का मतलब मुख्यतः क्या है कि जो 2 पटरियां होती हैं ट्रेन की, इनके बीच की दूरी जो होती है उन्हीं को हम गेज कहते हैं। ठीक है, अब इनके बीच की जो दूरी है बीच में, इन्हीं को क्या है गेज के रूप में बांटा गया है, जिसको हम छोटी लाइन बड़ी लाइन कहते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः ये सवाल वहाँ से बना था। और आपसे 38वीं BPSC प्री 1992 में पूछा गया था कि बड़ी लाइन की जो ब्रॉड गेज होता है, जिसको हम इंग्लिश में ब्रॉड गेज कहते हैं और बड़ी लाइन भी कहते हैं, इसकी जो है 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये कितनी होती है, तो ये 5.5 फीट होती है। अगर mm में बात की जाए तो 1676 mm होती है। कितनी, 1676 mm होती है, याद रखिएगा। हो सकता है अगली बार आपसे mm में पूछ ले, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए रेल मार्गों को चौड़ाई
की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मीटर गेज, ये 1 मीटर का होता है, ये भी याद रखिएगा 1 मीटर का होता है। और दूसरा होता है हमारा जो होता है वो ब्रॉड गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, दोनों पटरियों के मध्य कितना होता है, तो 1.676 मीटर या 1676 या 5.5 फीट, ये भी याद रखिएगा। और छोटी लाइन जो होती है ये 762 की होती है, या देखो कहीं कहीं क्या होता है कि 762 भी मिल जाता है और कहीं कहीं 610 भी मिल जाता है। याद रखिएगा मीटर की बात की जाए तो 0.62 मीटर 762 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा कई बार आपसे कई एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि रेलवे का जोन जो है मुख्यालय जो हाजीपुर स्थित है, तो हाजीपुर कहाँ है, तो हाजीपुर जो है वो बिहार में है। कहाँ पे है हाजीपुर, तो हाजीपुर बिहार में है, ठीक है। और हाजीपुर में जो है वो हमारा हाजीपुर में हमारा जो है वो पूर्व मध्य रेलवे का जो है वो मुख्यालय है। और हाजीपुर कहाँ है, तो बिहार में पड़ता है। ये आपका सवाल जो है 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में आपसे पूछा गया था, तो याद रखिएगा। वर्तमान में भारत रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है, ये 18 जोन है, याद रखिएगा 18 जोन है, ठीक है। एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है और वैसे अलग दिया हुआ है। तो वर्तमान में भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। इसमें एक मात्र पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिहार के हाजीपुर में है, ठीक है। किस रेल का मुख्यालय है, तो पूर्व मध्य रेलवे का, ठीक है, हाजीपुर में है। और हाजीपुर मुख्यालय ने 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया और फरवरी 2019 में 18वें जोन के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम के गठन की घोषणा हुई। तो अभी कुल कितने जोन हैं, तो 18 जोन है रेलवे के, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो जवाब होगा वो 1-24-31 जो है वो त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो है ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। आपसे 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे सवाल पूछा गया था, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये त्रिवेंद्रपुरम से सेंट्रल से जो है वो हजरत निजामुद्दीन जो दिल्ली है वहाँ तक चलती है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल जो है वो वायु परिवहन से है या नौका परिवहन, दोनों इसमें से हम जो है रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि पारादीप बंदरगाह जो कहाँ स्थित है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, RAS RTS 44वीं बीपीएससी प्री 2008 में और 2000 में पूछा गया है, ठीक है। पहले 44वीं बीपीएससी 2000 में पूछा गया और फिर RAS RTS प्री 2008 में पूछा गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। और हमारा जो पारादीप बंदरगाह है वो हमारा उड़ीसा में स्थित है, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखिए पारादीप बंदरगाह का विकास जो है कोलकाता और विशाखापट्टनम के बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से ओडिशा तट के पास किया गया था। यहाँ से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता था। हमारा अगला सवाल है कि मार्मा गोवा जो पत्तन है वो कहाँ स्थित है, ठीक है। तो मार्मा गोवा जो हमारा है ये गोवा में स्थित है, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे इस सवाल जो है वो 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में आपसे पूछा गया था। देखिए भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। आपसे मुख्यतः पूछ रहा है कि भारत में जो अभी 13वां बंदरगाह जो बन रहा है वो कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो ये हमारा महाराष्ट्र में किया जा रहा है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, इसीलिए हमारा जो है वो सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपसे सवाल जो है वो 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पूछा गया था। देखिए भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी और 2020 को लिया था। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है वो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग से है और आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो किसको किसको जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो हमारा है वो इलाहाबाद को जो है वो कहाँ से जोड़ता है, तो हल्दिया से, इलाहाबाद को हल्दिया से। आपका कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपसे 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में यह सवाल पूछा गया है, तो एक बार देख लेते हैं कि ये जो है हमारा वो NW1 है, ये भी याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। कितना, 1620 किलोमीटर। और ये जो है देश का सबसे लंबा जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नेशनल वाटरवे 2 आता है, जो कहाँ से है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये हमारा सदिया से धुबरी तक है। सदिया से जो है वो धुबरी तक है, तो ये हमारा जो है वो NW2 है, ये भी याद रखिएगा। NW2 जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं, और इसकी लंबाई जो है वो 891 किलोमीटर है। कितनी, 891 किलोमीटर। ये आपके बीपीएससी
टीआरई के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोट्टापुरम से कोल्लम की बात करें, कोट्टापुरम से कोल्लम की बात करें, तो ये हमारा जो है वो नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये NW3 है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है वो टोटल 205 किलोमीटर है। कितनी है, तो 205 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा मुख्यतः जो है वो 4 नेशनल वाटरवे भारत में है, ठीक है। एक जो है वो काकीनाडा कैनल है जो कोट्टापुरम से जो है वो कोझिकोड तक जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, वो 170 किलोमीटर का है। सॉरी, जो नेशनल वाटरवे 4 है वो जो है वो काकीनाडा से जो है वो राजमुंद्री तक जाता है और काकीनाडा कैनल में, ठीक है, याद रखिएगा। तो मुख्यतः जो है वो नेशनल हाईवे जो है 4 नेशनल वाटरवे हैं भारत में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। देखिए ये किस नदी पर है, तो गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग नंबर 1 है। यह प्रयागराज के इलाहाबाद से हल्दिया तक है तथा भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है। आपसे 66वीं BPSC री एग्ज़ाम प्री 2020 में आपसे पूछा गया है। तो ये जो बंदरगाह है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में JNPT 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करता है और जवाहरलाल नेहरू 5 कंटेनर टर्मिनल न्यामा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, मतलब ये जो 5 कंटेनर टर्मिनल हैं इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। ये भी जो है वो आपसे पूछा गया था TRE एग्ज़ाम में और ये आपसे 17वीं BPSC प्री 2024 में आपसे पूछा गया है। तो कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये चेन्नई बंदरगाह इनमें से जो है वो हमारा कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो जो मार्मा गोवा है गोवा का, और जो हमारा कोच्चि है और जो हमारा मुंबई है, ये हमारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों हमारे जो है ये हमारे नेचुरल बंदरगाह हैं और लेकिन जो इसमें चेन्नई है वो हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। देखिए भारतीय बंदरगाहों में चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह है और इसका वाणिज्यिक संचालन जो है वो 1881 में प्रारंभ हुआ था। यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है और मार्मा गोवा मुंबई और कोच्चि जो है वो क्या है, तो वो जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। हमारा अगला सवाल है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वह कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि जोजिला है, कि नाथुला है, कि खैबर है या रोहतांग है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वह दर्रा जो है वो कौन सा है। तो इनमें से जो है वो कोई दर्रा ऐसा नहीं है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। देखिए अगर ऑप्शन में ये दे देता कि निम्नलिखित में से वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है वो कौन सा है, तो हम जो है इन ऑप्शनों में से टिक कर लेते। लेकिन आपसे सीधा सीधा एक प्रकार से कहा गया है कि भारत का जो है वो सर्वाधिक ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो भारत का जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा जो है इसका नाम क्या है, यांगजी दीवान नाम है और ये ऑप्शन में आपको नहीं दिया गया है। तो इसीलिए हमारा जो है ई विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ई विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में अगर विकल्पों की बात की जाए, अगर निम्नलिखित में से लगा देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो वहाँ पे हमारा नाथुला हो जाता, ठीक है। लेकिन नाथुला दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो 14,405 फीट या 4404 मीटर। जोजिला की कितनी है, 11,650 और रोहतांग की कितनी है, 13,051, ठीक है, याद रखिएगा। खैबर दर्रा की ऊंचाई जो है 3,510 फीट है, परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान दर्रा है जो 5,890 मीटर है। चूँकि विकल्प में ये नहीं दिया गया है इसीलिए विकल्प ई जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा। आपसे अगला सवाल जो पूछा जा रहा है ये BPSC TRE 3 में आपसे जुलाई 2024 में पूछा गया था कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। कहाँ पे, तो मुरैना मध्य प्रदेश में। इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए घड़ियालों को भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार में विलुप्त घोषित किया गया है, ठीक है।
भारत और नेपाल उनके पुनर्वास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयत्नों में से मुरैना मध्य प्रदेश के पास देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र की जो है वो स्थापना की गई है। हमारा अगला सवाल है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया सवाल है। तो इसमें जो है वो जो गंगा डेल्टा है, इसमें जो है सुंदरी के पेड़ जो है, सुंदरी वृक्ष वो ज़्यादा मिलते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम सुंदरवन कहते हैं, सुंदरवन कहते हैं। हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सुंदरवन मैग्रोव वन दुनिया के सबसे बड़े वनों में से बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र व मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह क्षेत्र अपने जीवों की विस्तृत श्रृंखला के लिए भी जाना जाता है और यहाँ जो है वो सुंदरी नाम के वृक्ष जो है वो बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में मिलते हैं, इसीलिए इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण जो है वो सर्वाधिक है। आपसे बीपीएससी 11वीं 12वीं के टीचर एग्जाम में 26/8/2023 को पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो सबसे ज़्यादा नगरीकरण कहाँ पे है, तो गोवा में है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है कि भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष से हुआ था। मतलब दूरभाष जो है वो हमारा कब से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये जो शुरू हुआ था वो कब से हुआ था, तो 1851 से शुरू हुआ था। 1851 से हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है, ठीक है। अब टेलीग्राफ या टेलीफोन भी हम दूरभाष को कह सकते हैं, मतलब दूर से भाषा को सुनने और बोलने वाला। देखिए, भारत में 1851 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई थी। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। 18 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की जो है औपचारिक स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी ऑडिटर 2019 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपको बताना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये जो है बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क का नाम कांगेर नदी से लिया गया है। कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, तो 1982 में दिया गया था। हमारा अगला सवाल है कि 1954 में जो है किन दो देशों के बीच जो है कोसी एवं सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। आपसे बीपीएससी 9वीं 10वीं के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, 1 नंबर का सवाल यहाँ से ये बन जाएगा कि भारत और नेपाल के बीच में जो है कोसी सिंचाई परियोजना और जल विद्युत परियोजना का समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो ये जो हुआ था वो 1954 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। किसके किसके मध्य हुआ था, तो भारत और नेपाल के मध्य हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो 1954 में जो है कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौते पर हस्ताक्षरित हुए थे और भारत और नेपाल के बीच गंडक परियोजना पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1959 में। देखिए, ये दोनों जो है वो बिहार से रिलेटेड है, तो आपके एग्जाम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 में जो है वो कोसी के संबंध में समझौता हुआ था और 1959 में जो है वो हमारा गंडक नदी के संबंध में जो है गंडक परियोजना के बारे में जो है वो समझौता हुआ था। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी 9वीं 10वीं के एग्जाम में 26/8/2023 को पूछा गया है कि RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार जो है वो किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है। तो बिहार जो है वो उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु के क्षेत्र में आता है RL सिंह के अनुसार, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार जो है उपाद्र संक्रमणकालीन या उपाद्र समशीतोष्ण प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है और RL सिंह ने 1971 में अपने जलवायु प्रभागों को प्रस्तुत किया और उन्होंने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के तापमान स्थितियों के और औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर देश को 10 जलवायु प्रभागों में विभाजित किया है। अगली बार आपसे पूछ सकता है कितने प्रभागों में या कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, तो 10 जलवायु प्रदेशों में जो है वो विभाजित किया है। हमारा अगला सवाल है कि भारत में जो है वो शक्तिशाली एल नीनो का कारण है, या शक्तिशाली एल नीनो जब होगा तो उसका कारण क्या है जो भारत में है वो क्या होगा, ठीक है। मुख्यतः आपसे पूछ रहा है कि अगर एल नीनो जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा तो उसका जो है इफेक्ट क्या पड़ेगा भारत में। तो अगर ये प्रभावी होगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, तो ये बहुत सारी वर्षा कराएगा और भारत में जो है वो अति वर्षा होगी और ये अति वर्षा का जो है वो कारण बनेगा। बीपीएससी CDPO प्री 2005 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। एल नीनो जो है वो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी के जमाव के कारण और गर्म पानी की सतह से गर्म होने के परिणाम स्वरूप नम हवा के ऊपर उठने वाला तूफान बन जाता है, जिसके कारण जो है भारत में जो है वो अति वर्षा होती है। हमारा अगला सवाल है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित में से
किन मैदानी क्षेत्र में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में गलत दिया गया है, मतलब जो हमारी आंसर इसमें लिखा गया है वो गलत दिया गया है। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार आते हैं ये हमारे किस में आते हैं, तो ये हमारे मध्य गंगा के मैदान में आते हैं। किसमें, मध्य गंगा के मैदान में आते हैं। हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए हाँ बी विकल्प ही लिखा है तो कोई गलती नहीं है, सही है। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो मध्य गंगा के मैदान में आते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कई बार पूछा जाता है कि मगध और अंग के मैदान जो है, बिहार के जो है मगध एवं अंग के मैदान जो है वो कौन से मैदानी क्षेत्र में आते हैं, तो वो भी जो है वो मध्य गंगा के मैदान में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो आपका बीपीएससी स्कूल टीचर और हेडमास्टर में पूछा गया है 10/12/2023 को। ठीक है, कि आपका मगध एवं जो है अंग के मैदान जो है वो निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं, तो ये भी जो है वो मध्य गंगा मैदान के ही हिस्से हैं। याद रखिएगा, मध्य गंगा मैदान के हिस्से हैं। ठीक है, इसमें जो है वो थोड़ा सा गलत दिया गया है, आप इसको सी नहीं इसको बी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कई जगह से जो प्रूफ मिलते हैं वो मध्य गंगा के मैदान में ही मिलते हैं, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो किस जिले में स्थित है। आपसे बीपीएससी बीएओ मार्च 2024 में आपसे पूछा गया है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीड पोस्ट कहते हैं। स्पीड पोस्ट आप जानते होंगे, स्पीड पोस्ट कहा जाता है, हिंदी में उसे द्रुत डाक सेवा कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो भारतीय डाक ने कब की थी, तो इसकी शुरुआत जो की थी वो 1987 में की थी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प नहीं, डी विकल्प सही होगा। 1986 में की थी। ठीक है, कब की थी, तो 1986 में की थी, याद रखिएगा। ये आपसे सवाल जो है वो 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में पूछा गया है। और भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा जिसे हम स्पीड पोस्ट कहते हैं ये 1 अगस्त 1986 को जो है वो प्रारंभ की गई थी। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी स्कूल टीचर 9वीं 10वीं के एग्जाम में पूछा गया है 8/12/2023 को। ठीक है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा बनाया गया है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत के स्थलाकृति मानचित्र बनाए जाते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है वो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। ठीक है, तो हैदराबाद शहर जो है वो किस में स्थित है, आपसे बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में पूछा गया है। तो इनमें से जो है वो अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से अधिक जो विकल्प है वो हो जाएगा, क्योंकि जो है वो हैदराबाद जो है अपने भारत में जो है वो तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, और हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो इसीलिए जो है आपको ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान दोनों दिख रहा है, तो इसीलिए हम उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प जो है वो सही करेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने जो है थोड़ा सा दिमाग से खेला था, क्योंकि सभी को पता है कि हैदराबाद कहाँ है, भारत में है। ठीक है, तो सभी लोगों ने क्या लगाया होगा, इसका भारत में लगाया होगा। देखिए आज का जो लास्ट सवाल था यही था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को आपने लाइक भी कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया होगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। देखिए नई एनसीईआरटी जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, और इसी के संबंध में जो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में है वो हमने क्लास 6 की जो है वो नई एनसीईआरटी, पहले अलग अलग बुक आती थी, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, अब जो है वो एक ही बुक में एसएसटी के नाम से जो है बुक आई है, और इसमें जो है लगभग 13-14 चैप्टर हैं, और इसी में जो है वो आपके भूगोल और इतिहास और अर्थशास्त्र, इसमें सारी चीज़ें जो है, और राजनीति शास्त्र भी, जो इसमें सारी चीज़ें जो है वो मिक्स करके दी गई है। अब देखिए पुरानी ज्योग्राफी में जो है वो पृथ्वी का फेफड़ा जो है अमेजॉन वन को बोला गया था, वर्षा वनों को। ठीक है, अमेजॉन के जंगलों को बोला गया था, लेकिन अभी नई एनसीईआरटी में जो है वो महासागरों को जो है वो पृथ्वी का फेफड़ा या बोला गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत कुछ चीज़ें बदल रही हैं और आपको नई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। और जल्दी ही हम जो है हमारी जो श्रृंखला आएगी नई एनसीईआरटी की, हम उसमें क्या है कि पहले आपको थ्योरी करवाएंगे, और उसके बाद जो है हम आपको जितने भी सवाल आपकी एनसीईआरटी से बनने वाले हैं या बन सकते हैं, उन सभी को जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, और जो अपडेटेड हो रही हैं वो भी ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से जो है वो नई एनसीईआरटी की साइंस और एसएसटी की पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।